फवाद चौधरी साहब, कल बड़ी अहम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी मीटिंग थी उसमें तमाम शुरा मौजूद थे। क्या इस मीटिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन, हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है कि हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना है, हमने किसी की साइड नहीं लेनी है और अमेरिका को बेसिस नहीं देने हैं? जी बिल्कुल, ये तो हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने इस जंग में, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी आर पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम अमन की जो रास्ता होगा उसके ऊपर हम पार्टनरशिप करेंगे, और हमारा और अमेरिका का मफाद अफगानिस्तान में इस वक्त एक है, और वो मफाद ये है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बने, यानी एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें तमाम ग्रोह जो हैं वो शामिल हों। ये हमारा भी इंटरेस्ट है, अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम वहाँ पे ग्रुपों को जो है वो मजबूत करें, जो एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल करेंगे, और फिर एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान होगा जिसको हमें ही डील करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि इस पॉलिसी पर अपोजिशन की तमाम पार्टीज भी मुत्तफिक हैं? ये कुछ पॉलिसीज होती हैं जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं, जिसमें कोई ये तकसीम नहीं होती है कि हुकूमत क्या है और अपोजिशन क्या है। चूँकि अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं उन्होंने तफसील से जो नुक्ता नज़र है, जो मौजूदा हालात हैं वो सुने हैं, और बहुत ही जामे ब्रीफिंग थी फौज की तरफ से, तो वो उन्होंने सुनी है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पॉलिसी के ऊपर एक यकसा आवाज़ जो है वो पाकिस्तान की होगी। और चौधरी साहब, जो अमेरिकन बेसिस की डिमांड के हवाले से बात है, उस पर क्या अब क्लैरिटी है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल ये बात की कि ना हमसे अड्डे मांगे गए हैं और ना ही अड्डे हमने देने हैं, लेकिन इससे पहले वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कह चुके हैं कि हमसे अड्डे मांगे गए थे, इसकी ख्वाहिश ज़रूर की गई थी, लेकिन हम अड्डे नहीं देंगे। ज़रा क्लैरिटी से बताइएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान से डिमांड की गई है ऑफिशियली इस चीज़ पर और पाकिस्तान ने फिर इनकार किया है? देखिए, पहली बात तो शिजात, जाहिर है आपका सवाल ही बहुत मैं समझता हूँ थोड़ा अजीब है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कोई अड्डे मांगेगा तो क्यों मांगेगा? शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान में क्या है? जाहिर है अगर आप जाएंगे तो फिर जो वजीर खारजा ने जो बयान दिया है, आप और मैं जो हैं उसी के मुताबिक जाएंगे ना। जो वजीर खारजा ने अगर ये बयान दिया है कि हमसे अड्डे मांगे गए थे, तो उन्हीं से ही बात हुई होगी ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो एक अजनबी हैं इस हुकूमत में। हाँ, लेकिन वो तो साबिक वजीर फैसले आजम है और वो इस मीटिंग का हिस्सा थे, और मीटिंग के बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए, तो फिर अभाम तो क्रिएट हो ना। नहीं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब से अड्डे क्यों कोई मांगेगा? जाहिर है, जैसा मैंने अर्ज किया कि अगर कोई अड्डे मांगेंगे तो वो तो मांगेंगे उनसे वजीर खारजा से, और उनका जो बयान है उसके मुताबिक ही आप उसी की रोशनी में आप चीजें देखें। और ये जो ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी है कि जो अफगानिस्तान में अवाम फैसला करेगी वही पाकिस्तान को भी मंजूर होगा, पाकिस्तान किसी की साइड नहीं लेगा, तो इस पर अब कितनी गुंजाइश मजीद रह गई है? क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान तो कह चुके हैं कि जितना हमारे पास लेवरेज था तालिबान का वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब वो मजीद मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, वो एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते या पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहते, तो इस बात के इम्कान कितने रह गए हैं? क्या इस ब्रीफिंग से वो भी वाज़ेह हुआ है? देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान की जो ट्रेडिशन तो यही रही है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कभी भी बातचीत से मामला हल नहीं हुए और बंदूक ने ही मामला हल किया है। लेकिन हमारी कोशिश बार ये है कि वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो, और वज़ीर आज़म भी पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान अफगानिस्तान को जितना समझते हैं वो पाकिस्तान की बाकी सियासी क़यादत को उस तरह का इल्म नहीं है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल जेनेसिस है वो ही ट्राइबल एरियाज से हुआ, और ट्राइबल एरियाज को और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो इमरान खान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा हल निकले। हाँ, गुंजाइश कम होती जा रही है, लेकिन इतना ही आसान भी नहीं होगा अफगान तालिबान के लिए भी कि वो जाएं और जाके काबुल पे कब्जा कर लें। क्योंकि देखें, पहले तो 3 ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई उनके पीछे खड़े थे, और उन्होंने जब उनको रिकग्नाइज किया हुआ था पिछली दफ़ा, इस दफ़ा सूरत हाल ऐसी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान भी है उनके लिए। सो लेट्स सी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि, और फिर ये भी कोई तुक नहीं बनती कि आप एक ऐसा, अगर आप लड़ भड़ के काबुल फतह भी कर लें तो उसके बाद बाकी सारे ग्रुप खड़े होकर फिर आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी क्या हुकूमत होगी? हाँ, जाहिर है कि वहाँ इस्तेहकाम आ ही नहीं सकेगा।
ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि तालिबान इस वक्त अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इनखला कर रहा है 11 सितंबर से पहले, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ पे उनकी पहले हुकूमत नहीं थी या जहाँ पे उनका कब्जा नहीं था वो वहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे ज़राए बताते हैं कि कल मीटिंग में हुआ कि अगर काबुल तक आ जाते हैं, काबुल पर वो बज़ोर ताकत काबिज हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी? इस हवाले से कोई क्लैरिटी है क्या फवाद साहब? नहीं जी, देखिए ये तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोज सूरत हाल बदलती है, तो हम उस सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं और जब ये बात सामने आएगी उस वक्त अपनी जो पॉलिसी है उसका तयन करेंगे। फिलहाल तो हमारी तमाम तर फोकस कंसंट्रेशन यही है कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़ों में डायलॉग शुरू करवाया जा सके और एक और इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाई जा सके। अगर बज़ोर ताकत तो रिकग्नाइज करेंगे, क्या रियासत ने इस पर फैसला किया है? देखिए ये जैसा मैंने आपसे कहा कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। हाँ। इस सिचुएशन के ऊपर कोई लंबा चौड़ा कमेंट करना अभी बड़ा प्रीमेच्योर हो। लेकिन फवाद साहब ये तो बताया जा सकता है ना कि क्या पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट होगा, एक रिस्क होगा, कि खदशा है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान समझता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तालिबान जो है अफगानिस्तान पे और काबुल पर मुकम्मल कंट्रोल पा लेता है? तो नहीं देखिए, हमें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। हमें ये फर्क पड़ेगा कि एक तो शिद्दत पसंद जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान में भी जोर पकड़ेंगी और पहले ही अफगान तालिबान के जो लिंक्स हैं टीटीपी के साथ वो बड़े वाजे हैं। तो एक तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान की अंदरूनी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इससे मुतासर होती है, फिर शिद्दत पसंदी में इजाफा होता है और फिर उसके बाद ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि वहाँ पे अफगान तालिबान अगर इलेक्शंस के जरिए नहीं आते हैं तो फिर एक ही या एक मुआहदे के तहत नहीं आते हैं तो फिर एक ही मतलब है कि वो लड़ बढ़ के आएंगे और जब लड़ बढ़ के आएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक मुहाजिरीन का सैलाब है जिसको हमें संभालना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो ये तमाम जो मामला है वो खसारे का ही है अगर इसमें कुछ सुलह होके और तमाम तो फवाद साहब, अगर ये खदशा एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान अब काबुल पर एक काबिज हो जाते हैं, अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर ये थ्रेट है तो पाकिस्तान इस थ्रेट को रोकने के लिए फिर क्या कर सकता है? हम कहते हैं कि हम किसी और की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम अमेरिका को बेसिस नहीं देने चाहते, तो फिर और क्या इसके अलावा ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं पाकिस्तान के पास? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है। नहीं, हम तो जो कोशिश ही कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं जिनके ऊपर हमारा लेवरेज है, जिसके ऊपर हमारा असर है, हम उनको इकट्ठा करके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले अपना लेवरेज इस्तेमाल किया और हमने तालिबान को और अमेरिका को इकट्ठा जो है वो बैठाया। उसके बाद हमने अफगान तालिबान को और अफगान हुकूमत को इकट्ठा बैठाया। तो हम तो पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट है। तो वज़ीर आज़म कह चुके हैं ना कि जितना लेवरेज था हम इस्तेमाल कर चुके हैं, मजीद कुछ नहीं कर सकते हम। अफगानिस्तान बिला वजह हम पे इल्जाम लगाता रहता है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा इस हवाले से। नहीं, जो तवक्कुआत हैं जो अशरफ गनी साहब की वो बहुत ज्यादा है। वो वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि हम उनको कंट्रोल नहीं करते। कि फर्क ये है, हम अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है हम उनके ग्रोहों को कंट्रोल नहीं करते, हमारा असर उन पर जरूर है, हम उनको कंट्रोल नहीं करते। तो जितना असर है उतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फवाद साहब, कल की मीटिंग के बाद क्या ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना से जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड करें, कम करें ताल्लुकात को, वरना इसका बैकलैश आ सकता है और ऑलरेडी आ भी रहा है। फैटफ के ग्रे लिस्ट में हम अभी भी हैं, 26 नुकात पर हम अमल दरामद कर चुके हैं, IMF से नेगोशिएशंस हो रही हैं, वहाँ पे भी इसका खदशा हो सकता है। तो ये भी एक क्या क्लियर मुतालबा है अमेरिका का कि डाउनग्रेड करें अपने ताल्लुकात चाइना से? देखिए वो तो खैर क्लियर मुतालबे इस तरह तो ज़ाहिर नहीं होते ना 2+2, लेकिन अगर आप वहाँ का मीडिया देखें, फाइनेंशियल टाइम्स हर दूसरे दिन सीपैक के ऊपर खबर देता है, इसी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट, और वहाँ पर एक पूरा जो है वो नैरेटिव बनता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए अमेरिका से हमारे ताल्लुकात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं और हम उसको भी बड़ी अहमियत देते हैं और चीन से भी हमारे ताल्लुकात तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है, जिस तरह ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ये कहा कि हम तो अपनी एफर्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो, जैसे हमने 70 की दहाई में की थी। 70 की दहाई में आपको याद होगा कि जो निक्सन है उनकी जो मुलाकात कराई थी चाइनीज क़यादत से, वो पाकिस्तान ने करवाई थी। हम अब भी एक ऐसा रोल अदा करना चाहते हैं जिसमें अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आए और अपने जो इख्तलाफात हैं उनको कम करें। तो हमारी कोशिश तो वहाँ पर भी अमन की है, अफगानिस्तान में भी अमन की है।
अच्छा फवाद साहब, इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतनी अहम मीटिंग थी, क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए? और आपका बयान जो आपने सुबह जियो पाकिस्तान को इंटरव्यू दिया उसने सबको थोड़ा सा हैरान कर दिया। आपने ये बताया कि शहबाज शरीफ ने मुखालफत की थी और उन्होंने स्पीकर को कहा था कि अगर वज़ीर आज़म आएंगे तो फिर वो मीटिंग में नहीं आएंगे, और इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान इस मीटिंग में नहीं। देखिए, मेरे बयान से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो प्रेस रिलीज है जो भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इशू की है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उसमें यही बताया है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अपोजिशन लीडर्स की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी कि उसमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत ना करें, और वही जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को कन्वे की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल तैयार थे और हम तो वज़ीर आज़म साहब को आना चाहते। लेकिन अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब अपना ट्वीट किया था अब से कुछ घंटों पहले, उसमें उन्होंने बाकायदा 24 जून का जो नोटिफिकेशन था वो उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम नहीं था, और इसीलिए वो कह रही हैं उनका नाम ही नहीं था तो वो शिरकत कैसे करते। और ये कहना कि शहबाज शरीफ ने ये डिमांड की थी कि वो ना आए, ये बिल्कुल गलत है और फवाद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि ये तो खैर उसके ऊपर मैं क्या आप तफसील करूँ, वो तो उनकी इतनी पोजीशन नहीं होगी कि शहबाज शरीफ साहब उनसे पूछ के इस तरह के फैसले करते हों। जो इस वक्त की सिचुएशन है, मैंने तो आपको बताया कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ही प्रेस रिलीज जारी करके वाजे कर दी, और जहाँ तक लिस्ट का ताल्लुक है या सवाल का ताल्लुक है, वो वज़ीर आज़म कोई मखसूस नशिस्तों के ऊपर तो नहीं आए हुए। वो तो फैसले करते हैं ना कि किस किस को बुलाया जाए, तो उनके पूछने का या उनके आने के लिए लिस्ट में नाम होना या ना होना तो इनवाइटीज के अलावा भी नाम है ना, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है, शहबाज शरीफ का है, इसके अलावा तमाम जो लोग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा हैं उनके नाम भी हैं। वो लिस्ट उसके बाद बनी है, उससे पहले नहीं बनी। तो वजीर आजम का नाम नहीं था, लेकिन वजीर आजम ने इस मीटिंग में आना था, और शहबाज शरीफ ने जब ये शिकवा किया तो इसके बाद जो है वो पीछे हटे। जी जी, वजीर आजम बिल्कुल आने को तैयार। और ये सिर्फ डायरेक्टली क्या शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट को कम्युनिकेट किया था या तमाम अपोजिशन के जो लीडर्स थे? ये मुझे नहीं पता जी। कल थोड़ी बहुत जो बात हुई थी उससे जो तासुर लगा वो ये लगा कि क्योंकि जब बिलावल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, तो स्पीकर साहब ने उन्हें माइक ऑन किए बगैर उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें, और फिर साद रफीक साहब ने गालिबन ये बात कही कि वो हमसे मिसकम्युनिकेशन हो, तो समथिंग लाइक दैट, बट स्पीकर ऑफिस को ये कन्वे किया गया कि वो PMLN चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ना। इसके बाद आप कह रहे हैं साद रफीक साहब ने ये कहा कि मिसकम्युनिकेशन होगी? जी जी। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि ऑपोजिशन तो पहले ये मुतालबा करती रही है कि पुलवामा के बाद जो सूरत हाल हुई उस पर ब्रीफिंग थी, उसमें वजीर आजम नहीं आए, गिलगित का मामला था उस पर वजीर आजम नहीं आए, कोविड का मामला था अपनी तकरीर करके चल को नहीं सुना, वो तो ये शिकवा करते रहे कि वजीर आजम आते नहीं है तो फिर वो ये डिमांड क्यों करेंगे? शायद वजीर आजम के सामने खुशामद करना मुश्किल हो जाता हो। तो आप लोग तो थे ना वहां पे मौजूद? हमने तो देखी है। तो की थी, खुशामद हुई थी कल? चले बस रहने है नहीं, खुशामद हुई थी क्या? तो आप कह रहे हैं आप वहां पे विटनेस थे ना फिर? नहीं, बस मैंने तो कह दिया जो कहता। अच्छा, लेकिन फवाद साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर ऑपोजिशन ने एतराज़ किया था तो वजीर आजम मान गए कि मैं नहीं आऊँगा? ये तो अगर एतराज़ किया था तो ये एतराज़ की कोई लॉजिक या रीजनिंग तो नहीं समझ आती, तो वजीर आजम पीछे क्यों हटे फिर? वजीर आजम ने कहा ये जो है ब्रीफिंग्स हैं, जाहिर है कि मैंने तो पहले ली हुई हैं, तो अपोजिशन के लिए अच्छा है कि अपोजिशन ले ले, और इम्पोर्टेंट है कि वो फैक्ट सुन लें, तो ऐसी बातों के ऊपर क्या झगड़ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।